सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स क्या होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हमें परवाह करनी चाहिए इनकी, और कैसे इन्हें फाइंड करते हैं, और कुछ हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स क्या होते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि हाई वेटेज के बारे में क्यों परवाह करें। पहली बात तो ये कि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम है जेई या नीट या ऐसा कोई भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में लगभग ऐसा होता है, जेई में कुछ ज़्यादा ही होता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ चैप्टर होते हैं जिनका वेटेज कम होता है। अब ये वेटेज क्या होता है? वेटेज मतलब होता है कि टोटल मार्क्स फ्रॉम अ चैप्टर, टोटल मार्क्स फ्रॉम अ चैप्टर। इसका क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपके रियल एग्जाम में कितने मार्क्स के टोटल, मतलब कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज क्वेश्चन 1 पूछा गया 3 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 पूछा गया 4 मार्क्स का, तो टोटल 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे गए एक ही चैप्टर से, है ना। सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके 2 क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स का एक 4 मार्क्स का, तो जो टोटल मार्क्स होगा उसके कितने हो गए एक ही पेपर में, वो हो गए 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे जेई मेन, जेई एडवांस, इन सब में क्या होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे चैप्टर को हम बोलते हैं हाई वेटेज चैप्टर, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हाई वेटेज अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? सपोज आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 मान लेते हैं हाई वेटेज वाला चैप्टर है, उससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वेटेज लिखा है। और चैप्टर 2 है, उससे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। अब जैसे ये एवरेज नंबर्स हैं, कैसे निकालते हैं हम? 2013 से लेके 21 तक, या जो भी लेटेस्ट जेई मेन या जेई एडवांस हुआ है, उस तक आप क्या क्या करें कि सारे पेपर्स में देखें कि एक जो चैप्टर है उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हर पेपर में, और उसका एवरेज ले लो, अरिथमेटिक मीन। उससे आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं 5 और 10, ठीक है। अब मान लेते हैं जो एफर्ट लग रहा है चैप्टर 1 में, वो लग रहा है 3 गुना एफर्ट, सॉरी, चैप्टर 2 के कंपैरिजन में, है ना। तो ऐसे में जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर हुआ वो कौन सा हुआ? वेटेज पर यूनिट एफर्ट, वेटेज पर यूनिट एफर्ट। तो ऐसे में जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक हुआ वो चैप्टर 2 हुआ। तो यहाँ पे चैप्टर 1 तो हमें करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर हमारे पास कम टाइम है तो हमें देखना चाहिए कि मिनिमम टाइम और एफर्ट में कौन सा चैप्टर है, या हम बोले कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि हमें ज़्यादा स्कोर दिलवा सकता है ना। तो वो यहाँ पे इस केस में चैप्टर 2 है। तो पहले हमें, जब भी अपन अपने सिलेबस पे फोकस कर रहे होते हैं और टाइम कम होता है हमारे पास सपोज आपकी 11th है ना, आपकी क्लास 11 चल रही है, और 3 महीने 4 महीने बाद 11th क्लास खत्म हो जाएगी, और आपका सिलेबस आपको दिख रहा है कि सिर्फ 40% ही कंप्लीट हुआ है। तो जो बचा हुआ 60% है, आपको पता है कि उतने टाइम में वो उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो हम क्या करें कि उसमें से जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स हैं एटलीस्ट वो कर लें, ताकि जो हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स है वो, उनका जो स्कोर है, जो मेजर स्कोर है, वो सेव हो जाए, है ना। सपोज आप 12th में हो और आपको बस 3-4 महीने रह गए, है ना, ड्रॉपर हो, 3-4 महीने रह गए हैं, या इस तरह का कुछ टाइम रह गया है, जब भी कम टाइम हो आपके पास तो आपको हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स करने चाहिए। और जो टोटल टाइम है आपका, जो आप अपनी प्रिपरेशन में लगाते हो एक चैप्टर पर, वो टोटल टाइम और एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स पर, है ना। क्योंकि वो आपको ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं। आप कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कुछ मार्क्स का रिटर्न मिलता है, सिंपल सी बात है। जेई एक इन्वेस्टमेंट गेम है, अगर आप इसको इस तरह से देखना चाहो तो देख सकते हो इन्वेस्टमेंट गेम की तरह, कि आप अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, है ना, और आपको रिटर्न में क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे अगर आप अपनी टाइम और एनर्जी खर्च करो तो आपको बेटर रिटर्न मिलेगा? जैसे कि इन्वेस्टर्स करते हैं, कौन सी कंपनी पे वो इन्वेस्ट करें जिससे उन्हें फ्यूचर में बेटर रिटर्न मिलेगा। सिंपल एज दैट। कौन से चैप्टर पे आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स का रिटर्न मिले, सिंपल एज दैट। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। अगर आप स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करते हो तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो बाकी लोगों से ज़्यादा आएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या गेम पूरा कंपटीशन का है? नहीं, यहाँ पे सेंसिबल एक्शंस का भी गेम है। सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि आपके दूसरों से मार्क्स ज़्यादा है, आप सेंसिबली एक्ट कर रहे हो कि नहीं। क्या आप इसको इस तरह से ले रहे हो जैसे कि आपको अपना टाइम उन्हीं चीज़ों पे खर्च करना चाहिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सेम प्रिंसिपल्स अप्लाइज हेयर। ऑलराइट। तो हमने देखा कि क्यों हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब ये देखकर आपके दिमाग में नेचुरली आ रहा होगा कि अ, ऐसे ऐसे चैप्टर्स होते कौन से हैं, ये हमें बताओ भैया। तो ये आपको बताया जाएगा 6 सेपरेट पार्ट्स में, आपको ये बताया जाएगा। सबसे पहले जेई मेन के हम तीनों सब्जेक्ट्स देखेंगे। जेई मेन फिजिक्स, जेई मेन केमिस्ट्री, सॉरी, जेई मेन फिजिक्स, जेई मेन मैथ, जेई मेन केमिस्ट्री। फिर जेई एडवांस फिजिक्स, जेई एडवांस मैथ्स, जेई एडवांस केमिस्ट्री। इस तरह से हम इसको देखेंगे, है ना, 6 सेपरेट पार्ट्स के अंदर।
और सारे पार्ट्स के अंदर जो ये प्रिंसिपल है जो आपको अभी बताया गया है, अभी तक इन 5 मिनट में जो आपको बताया गया है, ये वैलिड है और अप्लाई होता है। और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट चैप्टर ढूंढ सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली आपको ढूंढना है, क्योंकि जितना टाइम आप स्पेंड करते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये देखते हुए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा आता है, तो उतना ही जब आप पढ़ रहे होते हो ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आप बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करोगे और अपनी एनर्जी सिर्फ इंपॉर्टेंट जगह पे लगाओगे, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आप लेस स्ट्रेसफुली मोर मार्क्स लेके आ पाओगे। सिंपल एज दैट। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री के जेई मेन के हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट और हाई वेटेज टॉपिक्स की। हाई वेटेज को मैं स्टार मार्क करूंगा, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट को मैं डबल स्टार मार्क करूंगा। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। अब ये ध्यान रखना, मैं जेई मेन के हिसाब से बता रहा हूँ, सेम चीज़ें जेई एडवांस के लिए मे और मे नॉट भी अप्लाई हों, ठीक है। अब यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अगर इसमें से जस्ट आप मोल कॉन्सेप्ट को अलग निकाल दो, है ना, तो बाकी का जो चैप्टर है वो जेई मेन में एक्चुअली पूछा नहीं जाता, है ना। मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री ही पूछा जाता है। ऑलराइट, तो क्या ये एक हाई वेटेज टॉपिक है? नहीं, लेकिन ये अप्लाई होता है, बहुत जगहों पे अप्लाई होता है, लेकिन ये हाई वेटेज नहीं है। ए से अगर मैं मार्क कर रहा हूँ उसका मतलब ये है कि अप्लाई होता है बहुत सारे और चैप्टर्स में। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस स्टेट, क्या ये एक हाई वेटेज चैप्टर है? नहीं। लिक्विड स्टेट बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक लो वेटेज है ना। सॉलिड स्टेट क्या हाई वेटेज चैप्टर है? ये भी नहीं है। ये सब लोग मॉडरेट वेटेज रखते हैं और अच्छी खासी मेहनत रखते हैं, है ना। और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या ये हाई वेटेज है? हाँ, ये हाई वेटेज है, लेकिन इसमें मेहनत तो अच्छी खासी लगती है, आपको पता ही है, श्रोडिंगर इक्वेशन और ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली ऐसा होगा कि बाद में आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने कर लिया है ना, और ये कई जगहों पे अप्लाई होता है। तो जब आप इसको करोगे अप्लाई हर जगह पे, है ना, आगे के चैप्टर्स में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इन सब के अंदर, देन ये चैप्टर आपको आसान लगता जाएगा। सेम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी हाई वेटेज है, ये तो अच्छा खासा हाई वेटेज है ना, हाई वेटेज, अच्छा खासा हाई वेटेज है, ठीक है। मेहनत भी इसमें उतनी लगती है, लेकिन ये अच्छा खासा हाई वेटेज है, और ये बहुत अप्लाई होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। इस चैप्टर के बारे में इसकी जितनी तारीफ कर लें उतनी कम है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स रिलेटिवली ईजियर होती है। दो रीज़न है, एक तो ये कि इसमें बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है, चैप्टर का मतलब जो कंटेंट है वही कम है, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होते हो, अक्सर आप फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ रहे होते हो, है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन जेई की जो तैयारी कर रहे होते हैं ना, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स वाली है उसके बाद पढ़ रहे होते हैं। तो इस केस में ये बहुत ईजी होता है, और वेटेज तो इसका ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। ऑलराइट, लिक्विड सॉल्यूशंस जो है वो एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक है, जो कि इसके अंदर आपको बहुत मतलब इसके अंदर आपको एक दो क्वेश्चन मिल ही जाएंगे पक्का, है ना, श्योरिटी से। और ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इक्विलिब्रियम, लोगों को लगता है इक्विलिब्रियम टफ है, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है, शायद उन्होंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ के बेसिक्स के साथ चीज़ों को समझ कर कि कैसे बेसिकली रिएक्शंस काम करती हैं, है ना, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कोर प्रिंसिपल है, अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। चाहे वो बफर सॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये हाई वेटेज टॉपिक तो डेफिनेटली है ना, क्योंकि इसके अंदर केमिकल बॉन्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों हैं, और आयनिक इक्विलिब्रियम का वेटेज और केमिकल इक्विलिब्रियम का अच्छा खासा है, और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई भी होता है और बाकी चैप्टर्स में, है ना। रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनसीईआरटी में आप नोटिस करोगे रेडॉक्स रिएक्शन अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग चैप्टर है, और उनको पढ़ते भी अलग अलग है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है अपने आप में, क्या रेडॉक्स रिएक्शन एक हाई वेटेज है? हाई वेटेज तो नहीं है, लेकिन लो एफर्ट जरूर है, तो ये हमारी लिस्ट में नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोगों को अच्छा खासा दम लगाना पड़ता है, एक्चुअली सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझना पड़ता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ आपने पहले कभी देखी नहीं, तो फिर आपको समझना होता है ना। और उसमें आप नोटिस करोगे कि जो एनर्जी के प्रिंसिपल्स हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, वो भी थोड़े बहुत आते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने वो ढंग से नहीं की है तो फिर इस चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही अच्छा चैप्टर, एक हाई वेटेज पर यूनिट चैप्टर, है ना। बहुत कम एफर्ट,
सब कुछ आसान, मे बी आपको समझने में थोड़ा सा एफर्ट लगे, है ना, कॉन्सेप्ट्स को कि एक्चुअली होता क्या है, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे होती हैं, ऑर्डर क्या होता है ना, और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, है ना, रेट लॉ क्या होता है। बट ये आपको अच्छा खासा वेटेज ला के देगा, है ना, जेई मेन के अंदर भी और जेई एडवांस के अंदर भी, बट अभी हम जेई मेन की बात कर रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री आपको कोई वेटेज ला के नहीं देता है, नियरली नियरली एक क्वेश्चन आएगा या वो भी नहीं आएगा, है ना, ऐसा होता है। हाइड्रोजन, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है, ऑल्दो रियल लाइफ में बहुत इसकी अहमियत है लेकिन यहाँ पे सिलेबस में इसकी कुछ खास अहमियत नहीं है, जेई मेन इसको अहमियत नहीं देता। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में बहुत सारा एफर्ट लगता है और वेटेज बहुत कम आता है, ये बात सबको पता है ना। पी ब्लॉक, अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो हम सारी पी ब्लॉक की अगर बात करें तो ये हाई वेटेज है डेफिनेटली, बहुत आराम से 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है? नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए जो कि अप्लाई होता है ना। आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, इसका जितना वेटेज है उससे ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है ना, एफर्ट ज़्यादा है इसका। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये एक जेएमएक्स टॉपिक है ना, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा जेएमएक्स टॉपिक क्या होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जेएमएक्स टॉपिक मतलब जेई मेन एक्सक्लूसिव, जो जेई मेन में आता है और जेई एडवांस में नहीं आता, है ना, उनको उनको करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक्स, मैं इसमें डी और एफ की बात अलग अलग करना चाहूँगा। एफ एक जेएमएक्स टॉपिक है ना, जो कि ये जे एडवांस में नहीं आता। डी, डी एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक है। अब कुछ लोगों को डी ब्लॉक में बहुत एफर्ट लगता हुआ नज़र आ रहा होगा, बट अगर आप नोटिस करोगे तो आप सिलेबस को पढ़ो, सिलेबस में ज़्यादा आपके कोई कंपाउंड नहीं है, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब है। एनसीईआरटी से टू द पॉइंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, जो एनसीईआरटी के सेंटेंसेस होते हैं वही क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना। और कंपाउंड्स के नाम पे आपको सिर्फ 2 कंपाउंड्स पे मास्टरी करनी होती है, K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी वाला पार्ट है शुरू का पार्ट, तो है ना, थोड़ा बहुत ही केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं है, वो सब जो है वो सब एनसीईआरटी में दे रखा है, जस्ट आपको ये करना होगा। और इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं यूजुअली खाली डी ब्लॉक से, है ना। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ये प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस और ये सब, इन सब से एक क्वेश्चन आ सकता है ना, लेकिन इनमें दिमाग भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ सकती हैं। एक क्वेश्चन आता है लेकिन ये हाई वेटेज नहीं है हमारे लिए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे कम क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन, है ना। और हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स अपने आप में हाई वेटेज है ना, लेकिन वो इसलिए क्योंकि इसमें अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं इसलिए, है ना। लेकिन इसमें क्या एफर्ट कम लगता है? बिल्कुल नहीं, एफर्ट तो अच्छा खासा लगता है, आपको बहुत कुछ फेस करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, क्या ये एक हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक है? हाँ है। मे बी इसके लिए आपको बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए इस तरह के, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, एलिमिनेशन क्या होता है ना, और ArSN2 क्या होता है, ArSN1 क्या होता है, ये सब चीज़ें, है ना, और ऑल इन ऑल ArSN क्या होता है। तो अगर ये बेसिक्स आपको क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत कम एफर्ट लेगा। अदरवाइज अगर इस चैप्टर के साथ ही आप इन बेसिक्स को भी पढ़ रहे हो देन उसमें उतना एफर्ट लग सकता है ना। लेकिन डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इससे रिएक्शन बहुत आती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, पूरा ही मिक्स होता है ना, तो इससे आती है, इससे रिएक्शंस आती हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। और फिर जो क्वेश्चन हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन से भी आते हैं, इन सब से भी आते हैं, ठीक है। तो इन सब में इनका जो वेटेज है बाकी का यहाँ से लेके यहाँ तक वो इक्वल है। अब मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका वेटेज काइंड ऑफ इक्वल है, ठीक है। अच्छा, जिसका हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट है ट्रूली, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ऑर्गेनिक वाले का, सॉरी ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन वाले का हाई वेटेज है ना, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें बहुत कम आपको पढ़ना होता है और अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो, है ना। सेम जो है वो नाइट्रोजन में है, हाई वेटेज और बहुत कम पढ़ना होता है ना।
अब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या है, बायोमोलिक्यूल डेफिनेटली हाई वेटेज है, बट पर यूनिट एफर्ट नहीं, इसमें बहुत सारा आपको याद भी करना होता है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। पॉलीमर्स आप बोल सकते हो कि ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट होता जेई एडवांस के केस में। जेई मेन के केस में ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट नहीं है, ना ये हाई वेटेज, ये कुछ भी नहीं है ना। इस तरह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये जेएमएक्स है ना। और ये तो प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये तो डेफिनेटली जेएमएक्स है, राइट। और ये कुछ और आ गया, एक सेकेंड, राइट। तो इस तरह से अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हम देख लेते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट पे, है ना, इन पे हमें डबल एफर्ट डालना होता है ना। डबल एफर्ट मतलब अगर किसी के आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हो किसी नॉर्मल चैप्टर के, तो इसके आप 200 करो, 200 कर रहे हो तो इसके 400 करो, समझ रहे हो। और जो हाई वेटेज वाले हैं, है ना, उनको आपको डेफिनेटली इंश्योर करना होता है कि कभी ये छूटे ना, ठीक है, ये तो करना ही करना है, इस तरह से आपको करना होता है, ऑलराइट। और जो जेएमएक्स टॉपिक्स हैं उन्हें आपको करना होता है एग्जाम से कुछ 3-4 हफ्ते पहले, अगर आप ज़्यादा फियरफुल हो तो अदरवाइज 2 हफ्ते पहले भी कर सकते हो, है ना। और बोर्ड्स की तैयारी के साथ अगर आप इनको करते हो तो ये ज़्यादा आसानी से हो सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपके टास्क ये हैं कि आपको लिस्ट बनानी है अलग से हाई वेटेज की, अप्लाई की और हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स की, है ना, और जेएमएक्स की, ताकि आप एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कर सको। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स को या चैप्टर्स को कैसे ढूंढें। हमें क्या करना चाहिए कि जेई मेन या जेई एडवांस जिसके भी हम ये हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स या चैप्टर ढूंढ रहे हैं, उसके पेपर लेने चाहिए 2013 से लेकर जो लेटेस्ट है ना। फिलहाल अभी की डेट के हिसाब से लेटेस्ट है 2021, राइट। तो तब से लेकर तब तक हमें क्या करना चाहिए, हर एक पेपर, हर एक पेपर, अब जे एडवांस के केस में पेपर 1 प्लस पेपर 2, पेपर 1 प्लस पेपर 2 को एक पेपर मानो, ठीक है। और जेई मेन के लिए तुम कोई भी एक पेपर उठा लो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 2019 और 2020 और 2021 इन सब में मल्टीपल पेपर्स आए थे, है ना। और मल्टीपल स्लॉट्स के अंदर भी अलग अलग, समझ रहे हो ना, बहुत सारे पेपर्स थे, 8-16, कभी और ज़्यादा, है ना। उनमें से कोई भी एक पेपर तुम्हें लेना है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा जो एवरेज नंबर जो तुम निकालोगे वो काइंड ऑफ सही होगा, है ना। कोई भी एक पेपर चूज कर लो, ऑलराइट। और जे एडवांस में पेपर 1 प्लस पेपर 2 को एक पेपर मानो, ठीक है। हर एक साल के साथ ऐसा करो, हर एक साल का एक पेपर लो और उसके साथ ऐसा करो। क्या कैसा करो कि उसके अंदर ये देखो क्या क्या चैप्टर्स आए थे, है ना, क्या क्या चैप्टर्स थे। तो तुम्हें लगेगा चैप्टर तो सारे आते हैं, लेकिन नहीं, तुम ये नोटिस करोगे कि सारे चैप्टर नहीं आते, है ना। तुम देखो क्या क्या चैप्टर्स के क्वेश्चन आए थे, है ना। पहली बात तो ये कि देखो, अगर एक एग्जाम में 60 क्वेश्चन आए, सपोज जे एडवांस है कोई और उसमें सपोज 60 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा पेपर है उसका 120 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तुम देखोगे कि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो तुम देखोगे कि 100 चैप्टर अगर तुम मानते हो या तुम 90 चैप्टर भी मानते हो, तो वो 120 क्वेश्चन तो फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिनके मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी कुछ चैप्टर हैं जिनके मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि कुछ चैप्टर्स हैं जो कि उस साल नहीं आए, है ना। तो पहले चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड सो ऑन, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में अलग अलग करो, है ना, एक साथ मत करो, सबका अलग अलग करो। पहले फिजिक्स का देखो, फिर केमिस्ट्री का देखो, फिर मैथ्स का देखो, ऐसे, ठीक है। फिर उसमें देखो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। सपोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तुम्हारा चैप्टर 1, तो उसमें एक क्वेश्चन आया तुम्हारा जिसके 4 मार्क्स थे, दूसरा क्वेश्चन आया जिसके 3 मार्क्स थे, ठीक है। तो उसमें देखो कि 3 + 4 7 मार्क्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आया, है ना। अब सपोज चैप्टर 2 है, उसका एक क्वेश्चन आया जो कि 2 मार्क्स का था। सपोज कोई सा मैट्रिक्स था जिसमें जो 8 मार्क्स का था, उसमें सिर्फ 2 मार्क्स ही मैटर करे इस चैप्टर 2 के वेटेज के, है ना, समझ रहे हो ना। और एक ऐसा क्वेश्चन था 3 मार्क्स का, जिसमें 50% कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के इन्वॉल्व थे और 50% किसी और चैप्टर के थे, है ना, एक मिक्स्ड क्वेश्चन था। तो उसके 1.5 मार्क्स तुम कंसिडर कर लो और 3.5 ऐसे कैलकुलेट कर लो, समझ रहे हो। तो ऐसे तुम हाई वेटेज चैप्टर तो निकाल लोगे, समझ रहे हो। ऐसे करके सारे चैप्टर्स का कैलकुलेट कर लो। और फिर देखो, इसको तुम ईयर वाइज कर सकते हो, चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बेटर है चैप्टर वाइज करना, कि तुमने साल नहीं उठाया, तुमने एक चैप्टर उठाया जिसको तुम कर रहे हो अभी,
उस चैप्टर के तुमने वो जो आर्काइव्स होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने जाके देखे 13 से लेकर 21 तक, है ना। ऐसे करना है, चैप्टर वाइज जाओ, फिर उसमें अलग अलग सालों पे जाओ और उनके टोटल वेटेज निकालिए। इस तरह से करोगे बहुत आसान होगा, मे बी तुम आधे घंटे में कैलकुलेट कर लोगे एक चैप्टर का। और जिस चैप्टर को तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें आधे घंटा स्पेंड करना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, ताकि तुम देख तो सको कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, किन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस तरह के टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ज़्यादा पढ़ने हैं। समझ रहे हो ना, इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। ऑलराइट, तो ऐसे तुम्हें करना है। और तुम जब एक चैप्टर के अलग अलग साल के निकालोगे, किस दिन 7 मार्क्स आए उससे, किस दिन 5 मार्क्स आए, मतलब कई साल, है ना, कई साल उससे 12 मार्क्स आ गए, ऐसा भी हुआ है कई बार, है ना, कुछ चैप्टर्स के साथ, एंड सो ऑन। ऐसे तुम निकालोगे और सपोज 13 से लेकर 21 तक अपने 9 साल हो चुके हैं, है ना, तो इसको 9 से डिवाइड कर दो, है ना, और जो भी निकल के आएगा, एवरेज सपोज निकल के आता है 8.2, तो उसको आप मान लो कि ये इसका एवरेज वेटेज है ना। अब पर यूनिट एफर्ट कैसे निकालोगे? अब आप एफर्ट को इतनी आसानी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एफर्ट आपको अंदाजे से लगाना होता है कि कौन से चैप्टर्स हैं जो कि ज़्यादा लेंदी हैं, है ना। बुक खोल के देखो, बुक में दिखेगा कि कितने पेज का कोई चैप्टर है ना। अब हो सकता है आप गलत हो, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन वो चैप्टर आपको क्या पता आप करो तो आपको आसान लगे, है ना। तो ऐसे में वो इतना एफर्ट वाला नहीं है, तो इसमें आप गलत हो सकते हो। हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट निकालने में आप थोड़े बहुत गलत हो सकते हो। इसलिए आपको मैंने पहले से बता दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, जेई मेन की और जेई एडवांस के अंदर क्या क्या हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट वाले हैं, ताकि आप अपने एस्टिमेट से कुछ गड़बड़ ना कर दो, है ना। सही है ना। फिर भी अगर आप अपने एस्टिमेट से करना चाहते हो कुछ टॉपिक्स को, तो हाई वेटेज तो आप पता लगा सकते हो फॉर श्योर, क्योंकि वो तो प्रूवन है, वो तो पेपर्स में आ रखा है ऑलरेडी। वो बस आपको कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है ना, कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं, है ना। बस जो एफर्ट है उसके अंदर फिर आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ कितनी डिफिकल्ट लगती है या आपके लिए वो चीज़ कितनी लेंदी है। समझ रहे हो ना। अब वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने हाई वेटेज चैप्टर्स निकाले, वैसे आप हाई वेटेज टॉपिक्स भी निकाल सकते हो। आप ऐसे करो कि एक जो चैप्टर है, सपोज चैप्टर 1 है ना, ये देखो कि किन किन मेजर टॉपिक्स में वो डिवाइडेड है। मेजर ऐसे नहीं कि आप गिनो कि इसमें तो 15 तरह की चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में, तो 15 आपने गिन लिया, नहीं। ऐसे देखो, क्या वो 3 मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में है, क्या वो 4, या क्या वो 5, क्या वो 7, 8 मेन चीज़ें हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की क्या वो मेन चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हैं, ठीक है। जैसे कि आप पैराबोला उठाते हो, तो पैराबोला के अंदर क्या है कि इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, फिर है टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला, फिर है नॉर्मल ऑफ पैराबोला, फिर कुछ और चीज़ें हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को मिलाकर, है ना, फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ऐसे करके आपने 4 या 5 पार्ट्स में पैराबोला चैप्टर को तोड़ दिया, है ना। इसके अंदर आपको इसके अंदर नहीं जाना कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो उसके अंदर इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी 4 तरह की है, 5 तरह की है, उसके अंदर चलेगा नहीं। मेन मेन आपको देखना है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो एक टॉपिक को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला एक टॉपिक है, इस तरह से, समझ रहे हो। तो ऐसे आपने क्या किया, इसको इतने टॉपिक्स में बांट लिया। फिर आप ये देख सकते हो कि टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला से कितने क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, या इंटीग्रेशन है, तो कितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आए जिनमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हुआ, है ना। समझ रहे हो, इस तरह से भी आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन में जिसमें इस तरह की चीज इन्वॉल्व थी, कितने क्वेश्चन आए फिजिक्स के अंदर जिसमें रोलिंग या प्योर रोलिंग जैसी कोई चीज इन्वॉल्व थी, है ना, या सर्कुलर मोशन जैसी कोई चीज इन्वॉल्व थी। कितने ऐसे टॉपिक हैं या कितने मार्क्स से वो टॉपिक आए, कितने मार्क्स के वो टॉपिक आए जिनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है। समझ रहे हो, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना निकालते हो। तो भैया ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देख लो आप अपनी प्रिपरेशन, अगर आपको स्ट्रेटेजिक करनी है तो थोड़ा तो टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम इसमें लगेगा, एक चैप्टर में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता है अगर ज़्यादा डिटेल में जाओ तो। एक चैप्टर को करने में आप 15-20 घंटे देते हो, मतलब सिर्फ लेक्चर लेक्चर और उसकी प्रैक्टिस करने में, टेस्ट देने में, आप टोटल टाइम उसके अंदर 25-30 घंटे तो देते ही हो, है ना। अब अगर आप उसमें से 1 घंटा निकाल लोगे जस्ट ये देखने के लिए, है ना, जिससे आपका जो टाइम और एनर्जी है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो, अगर आप ये कर लोगे तो फिर बेनिफिट ही होगा ना। तो वो टाइम जो आप दे रहे हो वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो टाइम वेस्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना एनालाइज करने में प्रीवियस ईयर पेपर्स को, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा, जो कि मे बी आपको आपके कोचिंग के लेक्चर अटेंड करना इतना रिटर्न नहीं देगा जितना ये आपको रिटर्न दे सकता है। यस,
है ना, जब मैं कह रहा हूँ आई मीन इट, ठीक है। तो आई होप आप डिटेल में समझ गए होगे कि कैसे आपको हाई वेटेज पर यूनिट एफर्ट टॉपिक्स फाइंड करने हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। अब इसमें आपका एक टास्क है कि आपको ये करना है। सिर्फ आपका इन इन सब चीज़ों के बारे में जान लेना काफ़ी नहीं है, आपको ये करना है। तो अपना एक टारगेट बनाओ कि मैं 10 चैप्टर के साथ ऐसा करूंगा, या 5 चैप्टर्स के साथ, या जो भी चैप्टर्स अभी मेरे कंटिन्यूशन में हो उनके साथ मैं ऐसा करूंगा। 3 चैप्टर के साथ, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, राइट। और या फिर ऐसा टारगेट कि डेली में 1 घंटा स्पेंड करूंगा, या आधा घंटा स्पेंड करूंगा, या 40 मिनट स्पेंड करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करने में और देखने में कि क्या चीज़ ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टास्क आपको करने हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने टास्क कंप्लीट किए, है ना। पहले कमेंट करो कि मैं ये टास्क कंप्लीट करूंगा, फिर आके जब 2 दिन बाद 3 दिन बाद टास्क कंप्लीट कर लो अपने, फिर आके बोलना कि मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।